नमस्कार दोस्तों। देखिए मित्रों, अभी हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो 7वीं क्लास की पुस्तक है सामाजिक विज्ञान की, उसमें राजनीति वाला जो राजनीति विज्ञान वाले चैप्टर हैं वो पढ़ रहे हैं। और अभी हमारा चैप्टर चल रहा है राज्य सरकार। तो एक लास्ट वीडियो बना था इसका, आज ये दूसरा वीडियो है और काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से सीधे के सीधे क्वेश्चन आते हैं इन टॉपिक में से। तो इसे हम पढ़ेंगे। और इसके साथ ही जो लास्ट क्लास थी उसमें आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर जो है वो किस जिले में सबसे ज्यादा हुई है। दशकीय वृद्धि दर यानी 2001 से 2011 के दौरान। तो सर्वाधिक जो दशकीय वृद्धि दर कहां हुई है, तो पहला जो स्थान है वो है बाड़मेर। ये सभी ने सही बताया था। कितनी हुई है? 32.5% वृद्धि हुई है। और दूसरा नंबर जो है उसमें कईयों ने गलत बताया। सेकंड नंबर पे जैसलमेर सही है, कुछ ने जोधपुर भी लिख दिया था सेकंड नंबर पे। सेकंड नंबर पे जैसलमेर, जोधपुर नहीं है, सेकंड नंबर पे आता है जैसलमेर। और जैसलमेर में कितनी हुई है? 31.8%। तो सबसे ज्यादा बाड़मेर में 32.5%। पूरे राजस्थान में सबसे ज्यादा 2011 की जनगणना के अनुसार 10 की वृद्धि दर कहां हुई? बाड़मेर। और दूसरा स्थान किसका है? जैसलमेर का 31.8%। और तीसरा स्थान जो है वो आता है जोधपुर का। और जोधपुर की कितनी थी? 27.7। तो ये सही उत्तर है इसका। अब आपको यह बताना है आज कि 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात के टॉप 3 जिले कौन से हैं? 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में जो सर्वाधिक लिंगानुपात है उसमें सबसे पहला जिला कौन सा है, फिर दूसरे नंबर पे कौन सा है और फिर तीसरे नंबर पे कौन सा है। और ये जो क्वेश्चन मैं आपको पूछ रहा हूं डेली, इनको मोस्ट मान करके भी तैयारी करना कि ये मोस्ट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में पूछे भी जा सकते हैं। तो आज हम आगे पढ़ते हैं। हम देखिए राज्यपाल के बारे में पढ़ रहे थे और आज हम पढ़ने वाले हैं राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियां यहां से। तो राज्यपाल के कार्य और शक्तियों को मुख्यतः 4 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है कार्यपालिका शक्तियां। क्या है कार्यपालिका शक्तियां? ये वे कार्य हैं जिन्हें राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका के अंग के रूप में संपन्न करता है। हमने जो कल एक चार्ट देखा था उसमें आपने देखा कि राज्यपाल विधायिका का भी पार्ट होता है और कार्यपालिका का भी पार्ट होता है। विधायिका का पार्ट इसलिए होता है क्योंकि राज्यपाल जो अंत में मोहर लगाएगा, साइन करेगा, तब जो विधेयक है वो क्या बनेगा? कानून बन जाएगा। और वही सेंटर में सिस्टम होता है। वहां कौन होता है? राष्ट्रपति। तो जिन्हें राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका के अंग के रूप में संपन्न करता है। तो अभी इसमें हम कार्यपालिका शक्तियां पढ़ रहे हैं। ये वे कार्य हैं जिन्हें राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका के अंग के रूप में संपन्न करता है। चलिए आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं, साथ में मेरे दिमाग में आ रहा है अभी कि संसद जो है, संसद में कौन कौन शामिल होता है? क्वेश्चन फिर से सुनिएगा। संसद में कौन कौन शामिल होता है? यानी लोकसभा आती है, एक राज्यसभा आती है, एक कोई राष्ट्रपति आता है, कोई सीएजी आता है, एक कोई प्रधानमंत्री आता है। मतलब क्या संसद में कौन आता है? 3 ऑप्शन दे रहा हूं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो क्या पार्लियामेंट में ये तीनों आते हैं या इनमें से कोई 2 संस्थान है या एक होता है? तो संसद में इन तीनों में से कौन कौन आते हैं, यह आपको कमेंट करके मुझे बताना है कि संसद में इनमें कौन कौन शामिल होता है। और यह बहुत बार पूछा भी जाता है और काफी जने इसको गलत भी करते हैं। कार्यपालिका शक्तियां क्या है? राज्यपाल मुख्यमंत्री को नियुक्त करता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? गवर्नर करता है। और मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। तो मंत्री कौन बनेंगे? जिनको मुख्यमंत्री चाहेगा, और मुख्यमंत्री ही राज्यपाल को कहेगा कि ये मेरे मंत्री हैं। तो उन मंत्रियों को नियुक्त भी कौन करेगा? राज्यपाल। लेकिन किसके सलाह पर? मुख्यमंत्री की सलाह पर। नेक्स्ट, राज्य की कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल में निहित होती है। सारे कानून और सरकार के प्रमुख नीतिगत फैसले उसी के नाम से जारी होते हैं।
देखिए, काम करता सीएम है, जो आपको दिखता है सामने वो सीएम, और जो उनका मंत्री परिषद, ये मंत्रिमंडल वगैरह, ये जो अलग अलग विभाग आप देखते हैं, लेकिन वो काम किए किसके नाम से जानते हैं? तो राज्यपाल के नाम से वो सारे काम किए जाते हैं, कि ये जो भी कर रहा है वो कौन कर रहा है? राज्यपाल ही कर रहा है। राज्य के सभी प्रमुख पदों पर नियुक्तियां राज्यपाल के नाम से ही की जाती हैं, लेकिन वह इन अधिकारों का प्रयोग मंत्री परिषद की सलाह पर ही करता है। यानी अपने मनमाने तरीके से राज्यपाल नहीं कर सकता। इसलिए कई बार देखिए, राज्यपाल या जो राष्ट्रपति है, कई बार इनको केवल रबड़ की स्टाम्प भी कह देते हैं, कि केवल इनका काम स्टाम्प लगाने का है, साइन करने का है और बैठे रहने का है। हालांकि काम इनसे बढ़ करके भी है, लेकिन ऐसा कह दिया जाता है क्योंकि ये अपनी इच्छा से, अपनी मनमर्जी से काम नहीं कर सकते। जो भी काम करते हैं, मंत्री परिषद जो भी कहेगा, जो राज्यपाल को कहेगा, मुख्यमंत्री जो कहेगा, तो फैसले जो होंगे नीतिगत या कानून या सरकार के, तो वो इन्हीं के ही कहने से वो कार्य जो किए जाएंगे। तो राज्यपाल अपने मनमाने तरीके से कुछ नहीं कर सकता। राज्यपाल मंत्री परिषद से किसी भी मामले पर सूचना मांग सकता है। राज्यपाल समय समय पर राज्य की कानून और व्यवस्था की स्थिति की सूचना केंद्र सरकार को भेजता रहता है। तो क्योंकि चूंकि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही वो काम करता है। तो वो सेंटर जो है, सेंट्रल सरकार, केंद्र सरकार, उसको यहाँ की व्यवस्था के बारे में कि क्या व्यवस्था चल रही है, कई बार व्यवस्था बिगड़ती भी है तो भी राज्यपाल सूचना देता है। कई बार विवाद होते हैं, राजस्थान के अंदर भी आपने देखा है। इसके बाद में आती है विधायी शक्तियां। ये वे कार्य हैं जिनका संपादन राज्यपाल राज्य की विधायिका के अंग के रूप में संपन्न करता है। वह राज्य विधायिका के सत्र को आहूत करता है, यानी बुलाता है उसको, और प्रथम सत्र को संबोधित करता है। तो सत्र को बुलाने का काम और ये सब काम कौन करता है? राज्यपाल करता है। पहला सत्र है, उसको संबोधित करता है। विधायिका द्वारा पारित विधेयक, फिर से सुनिएगा, विधायिका द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल की स्वीकृति के हस्ताक्षर होने के बाद ही कानून बन सकता है। हालांकि वो साइन उसको करने होते हैं, लेकिन फिर भी जो राज्यपाल की स्वीकृति होने के बाद ही, जब राज्यपाल उस पर साइन कर देगा यूं, उसके बाद ही वो कानून बन सकता है विधेयक। वह विधायिका के समक्ष बजट रखवाता है। राज्यपाल की स्वीकृति के बिना धन विधेयक विधानसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। तो ये धन विधेयक है, ये राज्यपाल की स्वीकृति होगी, उसके बाद ही जो है ये विधानसभा के अंदर इसको रखा जाता है। तो ये इसकी विधायी शक्तियां हैं। और विधायी शक्तियां देखिए, विधायी माने मुख्य रूप से होता ही, विधायी का मतलब ही मुख्य रूप से है विधि से संबंधित। विधि माने नो, लो, कानून, यानी नीति निर्माण से संबंधित। तो मैंने आपको सबसे पॉइंट यही मैं शुरू से बता रहा हूं, विधायिका के अंदर भी इसको मानते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी स्वीकृति हस्ताक्षर होने के बाद में ही वो कानून बनेगा। तो और बाकी इसके अलावा तो ये सत्र को बुलाना और ये प्रथम सत्र को संबोधित करना और बजट रखवाना, ये सब काम इनके हैं। आपातकालीन शक्तियां, जैसे सेंटर में राष्ट्रपति को आपातकालीन शक्तियां हैं, वैसे यहां भी जो है ये आपातकालीन शक्तियां हैं। ये वे शक्तियां हैं जिनका प्रयोग राज्यपाल निर्वाचित सरकार के स्थान पर राज्य में राष्ट्रपति शासन होने की स्थिति में, तो शासन होने की स्थिति में करता है। यानी जो राष्ट्रपति शासन जैसे लागू हो जाता है, वो आगे डिटेल में संविधान में आता है कैसे लागू होता है, क्या सिस्टम होता है। लेकिन जब राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है तो उस समय जो राज्यपाल होता है, तो इसकी भूमिका हो जाती है। न्यायिक शक्तियां, राज्यपाल किसी सजा प्राप्त व्यक्ति की सजा को कम या स्थगित कर सकता है और उसे क्षमा भी कर सकता है। हालांकि राष्ट्रपति के पास भी न्यायिक शक्तियां होती है, थोड़ा सा इनमें डिफरेंस होता है। राष्ट्रपति के पास कुछ अलग शक्तियां हैं, न्यायिक शक्तियां राज्यपाल है, इसके पास अलग शक्ति है। तो दोनों की शक्तियों में भी डिफरेंस होता है, थोड़ा फर्क होता है। तो जैसे राष्ट्रपति को शक्तियां हैं, वैसे ही राज्यपाल जो है वो किसी सजा प्राप्त व्यक्ति की सजा को कम या स्थगित कर सकता है और उसे क्षमा भी कर सकता है। तो जैसे आप कई बार देखते हैं कि हाई कोर्ट वगैरह इन्होंने कई बार सजा सुना दी किसी को फांसी की, तो वो कई बार कोशिश करते हैं कि हम जो राज्यपाल है उसके सामने भी रखे मांग, क्या पता वो फांसी को हटा दे या टलवा दे,
इस तरह से कोशिश करते हैं सजा को कम करवा दे। तो फांसी को माफ वगैरह करने का, फांसी की सजा जो मृत्युदंड होता है उसको माफ करने का अधिकार वगैरह है वो उधर प्रेसिडेंट की तरफ है। उतनी शक्तियां भी नहीं है कि किसी की मृत्यु को भी माफ कर सके, लेकिन कम कर सकते हैं, या इस तरह की कई शक्तियां हैं राज्यपाल की। मंत्रिपरिषद, मुख्यमंत्री और उसके मंत्रियों के समूह को मंत्रिपरिषद के नाम से जाना जाता है। राजस्थान में मंत्रिपरिषद राजधानी जयपुर में स्थित सचिवालय भवन से राज्य के शासन का संचालन करती है। तो सरकार के प्रत्येक मंत्रालय में मंत्री की सहायता के लिए सचिव होते हैं, वे नौकरशाह होते हैं यानी सरकारी नौकरी वाले। वे मंत्री को सूचनाएं उपलब्ध करवाते हैं और निर्णय लेने में मंत्री की सहायता करते हैं। नौकरशाह मंत्री परिषद के निर्णयों को लागू करवाने के लिए भी जिम्मेदार होते हैं। तो मुख्यमंत्री में कौन, ये मंत्रिपरिषद में कौन आता है? मुख्यमंत्री और उसके मंत्रियों के समूह को मंत्रिपरिषद कहा जाता है। मुख्यमंत्री और उसके मंत्रियों के समूह को क्या कहते हैं? मंत्रिपरिषद। और राजस्थान में मंत्रिपरिषद कहां से काम करेगी? जहां से राजधानी है जयपुर में स्थित जो सचिवालय भवन होता है सेक्रेटेरिएट, वहां से ये सारा काम चलता है। ये देखिएगा राजस्थान शासन सचिवालय जयपुर। बाद में आता है मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री विधानसभा में बहुमत वाली पार्टी अथवा पार्टियों के गठबंधन का नेता होता है। वह मंत्रियों की सहायता से सरकार चलाता है। मंत्री ही उसकी पार्टी अथवा उसकी सहयोगी पार्टियों के विधायक होते हैं। मुख्यमंत्री राज्य की मंत्रिपरिषद का मुखिया होता है। इसमें कई तरह के क्वेश्चन बन गए आपके। एक तो देखिए मुख्यमंत्री कौन बनता है, तो जिस पार्टी के पास में बहुमत होगा उसका जो लीडर होगा वो अपने नेता के रूप में जिसको रखेंगे कि साहब हम इसको हमारा क्या बनाएंगे, सीएम बनाएंगे, तो वही व्यक्ति सीएम बनता है और अपने मंत्रियों की सहायता से सरकार चलाता है। पार्टियों के गठबंधन का नेता होता है। जैसे मान लीजिए कई बार किसी पार्टी के पास, अब जैसे राजस्थान की बात करें 200 सीट है, अब मान लीजिए किसी के पास 100 सीट 101 सीट नहीं आई, कितनी सीट आई? उसके पास मान लीजिए सीट आ गई 90 सीट। अब उनको 11 विधायक और चाहिए, तो फिर वो दूसरी पार्टियों से मिल करके और गठबंधन की सरकार बनती है। तो उसमें जो नए फिर वो जो दूसरे आते हैं इनमें, जैसे मान लीजिए कोई निर्दलीय है वो आ जाएगा, या इस प्रकार से जो भी आएंगे तो वो भी अपनी डिमांड रखेंगे, क्योंकि अभी उनकी डिमांड ज्यादा है। तो फिर वो जो क्या करेंगे, उनको भी फिर मंत्री पद वगैरह ऑफर करेंगे, ठीक है आपको यहाँ का मंत्री बना देंगे, इस डिपार्टमेंट का मिनिस्टर बना देंगे। तो वो व्यक्ति जो है फिर उनका सीएम बनता है। मुख्यमंत्री राज्य के मंत्रिपरिषद का मुखिया होता है। मंत्रिपरिषद का हेड कौन होता है? सीएम होता है। वास्तव में राज्य के शासन की समस्त शक्तियों का प्रयोग राज्यपाल के नाम पर मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद द्वारा ही किया जाता है। ये वही चीज है कि जैसे मान लीजिए घर का कोई बुजुर्ग हो और बड़े नामी बुजुर्ग रहे हैं, अब उन बुजुर्ग के नाम से ही उनके बच्चे जो है उनके नाम का प्रयोग करके अपना पेट भर रहे हैं, उनके नाम से ही काम करते हैं, करते सब यही हैं, बच्चे वगैरह सारा करेंगे यही, लेकिन नाम किसका चलेगा? जो उनके परिवार के बुजुर्ग हैं उनका चलेगा। तो ये चीज इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं कि राज्यपाल के नाम से सारे कार्य होते हैं, लेकिन करने वाला कौन होता है? सीएम और उनकी मंत्रिपरिषद। मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद अपने द्वारा किए गए कार्यों के लिए राज्य की जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों की संस्था विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। तो मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद जो अपने किए गए कार्यों के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होती है? यानी मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। विधानसभा के बहुमत का विश्वास प्राप्त होने तक ही वह अपने पद पर बना रह सकता है, और अगर वो बहुमत खो चुकी है, अविश्वास प्रस्ताव वगैरह ये कई आप देखते हैं, कई बार ये सिस्टम होते हैं, तो उसमें फिर वो सारी मंत्रिपरिषद जो है वो भी ढह जाती है। तो सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है मंत्रिपरिषद? विधानसभा के प्रति। और जब तक विधानसभा के बहुमत हो तब तक जो विश्वास प्राप्त होगा तो वह अपने पद पर बना रह सकता है। ये देखिएगा एक चित्र भी बना है, ये ऊपर राज्यपाल है कि नियुक्ति करता है किसकी? सीएम की।
और राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह से नियुक्ति करता है किसकी? तो मंत्रियों की। तो वो क्या है? मंत्रिपरिषद। और मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? तो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है। और विधानसभा में कौन जाता है? जनता के चुने हुए प्रतिनिधि। तो एक प्रकार से किसके लिए उत्तरदायी होगी? जनता के लिए उत्तरदायी है। तो ये सिस्टम इतना खूबसूरत सिस्टम है। सिस्टम तो बहुत सुंदर होता है। मुख्यमंत्री के प्रमुख कार्य, वह मंत्रियों के कार्यों का बंटवारा करता है। किसको कौन सा डिपार्टमेंट देना है, किस किस मंत्री को कौन सा डिपार्टमेंट मिलेगा। तो कई बार मान लीजिए किसी की, आप जैसे सीएम की कई बार मजबूरी होती है कि वो नहीं चाहते हुए भी किसी को उसको मंत्री बनाना पड़े किसी डिपार्टमेंट का, तो फिर वो जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं हो। अब देखिए फर्क तो होता ही है, एक बाल विकास मंत्रालय और एक होम मिनिस्ट्री हो, तो रात दिन का अंतर होता है, वो शक्तियों का अंतर होता है, पावर का अंतर होता है। वित्त मंत्रालय होता है, गृह मंत्रालय होता है, तो पावर का, शक्तियों का, सबका अंतर होता है। तो कई बार खुश करने के लिए भी फिर उनको क्या है, लास्ट में जो दूसरे मंत्रालय हैं उनको दे देते हैं। तो मंत्रियों के कार्यों का बंटवारा कौन करता है? सीएम। वह विभिन्न विभागों के कार्यों की निगरानी करता है और उनके कार्यों का समन्वय करता है। सभी मंत्री उसी के नेतृत्व में काम करते हैं, सीएम के नेतृत्व में। वह मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता करता है, कौन? सीएम। बहुमत दल का नेता होने के कारण वह विधानसभा में सदन के नेता के रूप में भी कार्य करता है। चूंकि वो बहुमत दल का लीडर है, इसलिए उसको सीएम बनाया है। तो वह विधानसभा के अंदर भी जो सदन का नेता के रूप में भी कार्य करता है, उस सदन का नेता के रूप में। अब हम राज्य विधायिका की चर्चा करेंगे। मुख्य रूप से विधायिका कानून बनाने का कार्य करती है। हमारे राजस्थान राज्य में विधायिका एक सदनात्मक है, मतलब एक सदनात्मक है। यहां एक ही सदन अर्थात विधानसभा विद्यमान है। कई जैसे मान लीजिए बिहार है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, यूपी, जम्मू कश्मीर, अभी जम्मू कश्मीर तो गया अब, और पहले तो द्विसदनात्मक था। तो कुछ स्टेट ऐसे हैं जिनमें दो होती है ये, तो उसको कहते हैं विधान परिषद, जो दूसरा सदन है। अब जैसे मान लीजिए मैं सेंटर की बात करूं, सेंटर में क्या है सिस्टम, यही देख लेते हैं बना के। सेंटर में जैसे लोकसभा है और एक सदन होता है राज्यसभा। तो राज्यों के अंदर जो है, अब तक जैसे क्या थी, विधानसभा। लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं जिन्होंने अपने यहां विधान परिषद का भी निर्माण कर रखा है। राजस्थान में भी हो जाएगी। तो विधान परिषद जो दूसरा सदन है उसको विधान परिषद कहते हैं, और इन दोनों को मिलाकर के हम कहते हैं विधान मंडल। ये आप चीज ध्यान में रखना, विधानसभा और विधान परिषद को हम विधान मंडल कह देते हैं। और कई जगह मान लीजिए सिर्फ विधानसभा ही है, विधान परिषद नहीं है, तो भी विधानसभा कह देते हैं और विधान मंडल भी कह देते हैं। विधान मंडल एक बड़ा वर्ड है जिसमें विधानसभा भी इंक्लूड है, और कहीं विधान परिषद है तो वहां विधान परिषद भी इसमें शामिल हो जाएगी। अब ये विधान परिषद की क्या उपयोगिता है? देखिए प्रैक्टिकली अगर व्यवहार की बात बताऊं, तो जिन लोगों का विधानसभा में एंट्री नहीं हो सकती, 200 ही सीट है एमएलए की, तो अब जैसे मैं राजस्थान बात करूं, तो जिन लोगों का इन 200 में नंबर नहीं आता, रह जाते हैं, उनकी बैकडोर एंट्री का एक तरीका है विधान परिषद, और इसके अलावा कोई काम नहीं है विधान परिषद का ऐसा। हालांकि काम दिखाने के लिए तो फिर जब बनाया है तो काम भी तो दिखाए जाएंगे, लेकिन वास्तविकता यह है कि इसको नहीं भी बनाए, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। राजस्थान में नहीं है, इतने साल से काम हो ही रहा है, बाकी स्टेट में भी हो ही रहा है। ये तो 6-7 स्टेट हैं जिनमें ये विधान परिषद भी है। केवल एक बैकडोर एंट्री का तरीका है विधान परिषद। तो इसमें मैं आपको बताऊंगा कौन से कितने परसेंट किस में से आएंगे और कितने परसेंट किस में से आते हैं। तो सब कुछ वो ज्यादातर चुनने का काम कौन करेगा? ये विधान परिषद ही इनको लेकर के आएगी, विधान परिषद वालों को। तो फालतू का खर्चा है, जनता है उस पर पैसे की मार है, एक और विधान परिषद, और कोई अर्थ नहीं है इसको बनाने का। राजस्थान राज्य की विधानसभा के 200 निर्वाचन क्षेत्र, तो अभी 200 सीट है। तो ये विभाजन इस मैप में कर रखा है इन्होंने, कौन सा कहां कहां है। तो विधानसभा राज्य की जनता द्वारा निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की सभा होती है। सबसे पहले बात करते हैं विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र।
यदि हम राजस्थान के संदर्भ में बात करें तो हमारी विधानसभा के गठन हेतु पूरे राजस्थान राज्य को 200 क्षेत्रों में बांटा गया है। ऐसा प्रत्येक क्षेत्र विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र कहलाता है। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में उस क्षेत्र के मतदाता अपना विधायक चुनते हैं। जैसे अभी राजस्थान में कितने जिले हैं? जिले तो 33 हैं, लेकिन इन 33 जिलों में भी जैसे आप मान लीजिए किसी जिले को बड़ा जिला है, उसमें से अलग अलग क्षेत्र का हो जाएगा। पश्चिम का इस तरफ का येर, पूर्व का येर। अब जैसे जयपुर है, जयपुर में कई विधानसभा क्षेत्र हैं, कई एरिया, इसका एर, इसका येर, इस क्षेत्र का येर, इस क्षेत्र का ये। तो विधायक जी हैं, ये विधायक चुनते हैं। इनमें से 34 क्षेत्र अनुसूचित जाति और 25 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। यानी 200 एमएलए की सीट है तो 34 तो फिक्स है एससी, और 25 जो सीट है वो एसटी कैटेगरी की होगी, उनमें से वही प्रतिनिधि आ सकता है। आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र में उसी वर्ग का व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। तो अब जैसे एसटी वर्ग है तो इसमें एसटी वर्ग का ही चुनाव लड़ेगा 25 सीटों पे, और 34 अनुसूचित जाति के हैं एससी के, तो इन पे इसी कैटेगरी का जो है वो चुनाव लड़ेगा। तो जैसे मान लीजिए पार्टियां भी, आप जैसे मान लीजिए भाजपा है, कांग्रेस है, या और भी पार्टियां हैं, तो वो उसी जाति का, अपनी अपनी पार्टी का उसी जाति का व्यक्ति मैदान में उतारती है। विधायक, प्रत्येक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता अपने मत के द्वारा अपना एक प्रतिनिधि चुनते हैं, और यह निर्वाचित प्रतिनिधि विधायक, एमएलए जो है के नाम से जाना जाता है। राजस्थान की विधानसभा की सदस्य संख्या 200 निर्धारित है। अब ये एमएलए की फुल फॉर्म तो आपको ध्यान में ही होगी। क्या है एमएलए की फुल फॉर्म? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ये एमएलए की फुल फॉर्म होती है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो एमएलए के नाम से जाना जाता है। राजस्थान की विधानसभा की सदस्य संख्या 200 निर्धारित है। विधायक बनने के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति भारतीय नागरिक हो, उसकी आयु 25 वर्ष से कम नहीं हो, वह संघ या राज्य में लाभ के पद पर ना हो, मानसिक रूप से स्वस्थ हो और दिवालिया घोषित न हो। तो अगर आप भारत के नागरिक हैं और आपकी 25 वर्ष से आयु कम नहीं है तो आप इसमें ट्राई कर सकते हो। अब जैसे मान लो रीट वीट की वैकेंसी मान लो लेट होती है, फर्स्ट ग्रेड की नहीं आती है, आयु 25 वर्ष से ऊपर हो जाती है, तो आप आराम से विधायक जी का चुनाव लड़ सकते हो, एमएलए का चुनाव लड़ सकते हो। क्या पता जीत ही जाओ, आप ही नीति निर्माण में कल को शामिल हो जाओ कि रीट की वैकेंसी आ जाएगी। और अब तो जो है चांस, अब तो आज की डेट में तो यह है कि रीट की वैकेंसी कभी भी जारी हो सकती है। अब वो कोरोना वोरोना का जो एक भय वह था वो तो अब गया, और कोरोना के साथ ही लोगों को जीना पड़ेगा, यही वास्तविकता है। तो इसमें यह है कि अब तो जो रीट की तैयारी कर रहे हैं विद्यार्थी, वो अब एक चीज दिमाग में रखे, कभी भी सीधा न्यूज़पेपर के अंदर पूरा पेज भरा हुआ ही आएगा कि रीट की विज्ञप्ति जारी। क्योंकि इस तरह की चीजें जो है ये बाहर सरकार थोड़ी बताती है, आज की आज वो जाके बताएगी कि देखो कल हम वैकेंसी निकाल देंगे, ये चीजें ओपन नहीं होती है। लेकिन स्थिति ये है आज की डेट में कि आपकी रीट की वैकेंसी कभी भी अब जारी हो सकती है। तो ये आप ध्यान में रखना, उसकी आयु 25 वर्ष से कम नहीं हो। तो ये है विधानसभा की बैठकें। तो ये देखिए विधानसभा का आप देख रहे हैं, ये अंदर से जो है विधानसभा की बैठकें वर्ष में कम से कम 3 बार होती है। ये बैठकें राजस्थान की राजधानी जयपुर में स्थित विधानसभा भवन में संपन्न होती है। विधायक अपने में से किसी एक विधायक को अध्यक्ष तथा एक अन्य विधायक को उपाध्यक्ष निर्वाचित करते हैं। विधानसभा की कार्यवाही का संचालन विधानसभा का अध्यक्ष करता है। तो वही अपने में से चुनते हैं और वही व्यक्ति विधानसभा का अध्यक्ष बनता है। ये राजस्थान की विधानसभा का चित्र है जयपुर में, और बहुत ही गजब की बनाई हुई बिल्डिंग है ये, बहुत ही गजब, अद्भुत। जीवन में कभी अगर आपको ऐसा अवसर मिले कि आप इसको देख सको तो एक बार देखना जरूर। आप जिस दिन इसको देख लोगे आपको वास्तव में लगेगा कि वास्तव में क्या गजब, बनाने वाले ने भी क्या गजब बनाया है इसको। तो बहुत ही सुंदर तरीके से बनाई गई बिल्डिंग है ये। अब है विधानसभा के कार्य और शक्तियां। क्या क्या कार्य होते हैं? विधानसभा राज्य की जनता की ओर से सर्वोच्च राजनीतिक अधिकार का प्रयोग करती है। विधानसभा अपनी बैठकों में निम्नलिखित कार्य संपन्न करती है। पहला है विधायी कार्य। कानून बनाने से संबंधित कार्य विधायी कार्य कहलाते हैं। विधायी में आपको मतलब ही समझा दिया, विधायी माने विधि।
विधि माने लो। तो कानून विधायिका बनाई, इसलिए विधायिका की कानून बनाने का कार्य है विधायिका का। विधायी कार्य कहलाते हैं। राज्य की विधानसभा इस पाठ के प्रारंभ में वर्णित राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाती है। मैंने आपको जो शुरू में बताए थे, जो लास्ट क्लास थी हमारी, कि संघ सूची पे केवल सेंटर बना सकता है, राज्य सूची है उस पे केवल राज्य बना सकता है, और समवर्ती सूची पे दोनों बना सकते हैं। जैसे शिक्षा है, शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है, तो राज्य सूची पे और समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बना सकती है जो स्टेट असेंबली होती है। वह मौजूदा कानून को संशोधित भी कर सकती है और उससे निरस्त भी कर सकती है। वह संविधान के कुछ हिस्सों में संशोधन की प्रक्रिया में भी भाग लेती है। वित्तीय कार्य, राज्य सरकार के धन संबंधी कार्यों पर विधानसभा का नियंत्रण होता है। सरकार अपने द्वारा प्रस्तावित बजट को विधानसभा से स्वीकृति मिल जाने के पश्चात ही वह जनता से कर वसूल सकती है और उसे खर्च कर सकती है। तो सरकार जो है वो बजट जब विधानसभा से स्वीकृति मिल जाती है तो उसके बाद ही वो कर वसूलती है। आप देखते हैं कि हर साल जब बजट आता है तो उसमें चीजें पढ़ते हैं, इस पे इतना टैक्स लगाया जाएगा, इतना कर बढ़ाया जाएगा, इसमें इतनी छूट मिलेगी, ये वो और सारा। तो उसके बाद ही जो है, क्योंकि सरकार, आप एक बात हमेशा ध्यान में रखना, ऑफिशियली 1 रुपया भी इधर से उधर नहीं हो सकता। 1 रुपया भी। सरकार चाहे 5 करोड़ का हो, कोई जैसे मान लीजिए कोई प्लान है, कोई योजना है, कोई टैक्स का है, 1 रुपया भी सरकार ना तो इधर उधर कर सकती है, अपनी इच्छा से कुछ उसमें नहीं होता। ऑफिशियली एक एक काम जो है वो पूरी तरीके से वो होगा कि साहब इतने रुपए इसमें इस मद में खर्च होंगे, इतने रुपए इस मद में खर्च होंगे, इतने इसमें खर्च होंगे। तो ये चीज है। सरकार पर नियंत्रण, तो ये टैक्स वगैरह आप देखते ही हैं जो विलासिता की वस्तुएं होती है, सरकार उन पे टैक्स खूब लगाती है। विलासिता से माने जैसे मान लीजिए शराब वगैरह है, तो सरकार टैक्स वसूलती है, खूब वसूलती है इन पे। लॉकडाउन के दौरान भी आपने देखा कि सरकार की हालत ऐसी हो चुकी थी, पैसा नहीं आ रहा था। भाई सरकार के पास पैसा आएगा कहां से? कोई भी अपनी जेब से 1 रुपया नहीं लगाएगी सरकार। सरकार लाती कहां से पैसा? यही जो टैक्स जाता है ये। और सरकार को एक बहुत बड़ी धनराशि किससे मिलती है? ये शराब से। शायद 20-25% के आसपास जो पैसा है वो केवल शराब शराब से आता है, इस पर जो टैक्स वगैरह लगता है इसको बेचने से। तो आप जानते हैं कि हर चीज बंद थी लेकिन ठेके खोल दिए गए थे। ये दुकानें, ये न्यूज़पेपर में आई थी, लोग लाइनें लगा लगा के खड़े थे, गली मोहल्लों तक दूर दूर तक खड़े थे वो। किसी की पैंट उतर रही है वो भी खड़ा है, किसी की शर्ट फटी हुई है वो भी खड़ा है, लेकिन सब शराब पीनी है वो। तो सरकार तो अपना अर्थ देखती है कि उसको पैसा चाहिए। तो ये चीज है लोगों को, तो मजबूरियां दोनों की है। सरकार की भी मजबूरी है, और पीने वाले जो होते हैं तो वो तो मजबूरी तो क्या है, वो खैर जब बंद था तो कहाँ मिल रही थी, बैठे थे आराम से। लेकिन जब खोल दिए ठेके तो टूट के पड़े उस पे। सरकार पर नियंत्रण, कार्यपालिका अर्थात सरकार चलाने वाला निकाय विधानसभा के प्रति जवाबदेह है। विधानसभा में सार्वजनिक मसलों और सरकार की नीतियों पर बहस होती है। विधानसभा की बैठकों में विधायक मंत्री परिषद के सरकार के कार्यों के संबंध में प्रश्न पूछ सकते हैं। आप देखते हैं कि जैसे ये सत्र वगैरह चलते हैं तो कोई भी विधायक पूछ सकता है। अब वो प्रश्न अलग अलग तरीके के होते हैं, लेकिन एक बड़ी बड़ी ये बात बता रहा है कि प्रश्न पूछ सकता है, किसी भी काम पे सवाल उठा सकता है कि साहब ये कार्य आपने बताया था, ये ऐसा नहीं हुआ, या ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। बैठक के दौरान वे काम रोको प्रस्ताव भी किसी भी समय सरकार के किसी मुद्दे पर बयान की मांग कर सकते हैं। विधानसभा कार्यपालिका के संबंध में निंदा प्रस्ताव ला सकती है। सरकार विधानसभा के बहुमत का विश्वास प्राप्त होने तक ही कार्य कर सकती है। विधानसभा में सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर मंत्रिपरिषद को त्याग देना पड़ता है। तो ये चीज हमने देख ली ऊपर। और ये सत्र वगैरह चलते हैं तो देखिए टीवी वगैरह पे इनकी ये लाइव टेलीकास्ट होता है। ये शोर वोर मचाते हैं, हुड़दंग करते हैं, वो भी चीजें होती है कि एक एक सत्र पे करोड़ों रुपए का खर्चा होता है, और जनता का पैसा कैसे, कई बार तो ये जो विपक्ष पार्टी वाले या तो इतने विरोध पर उतर जाते हैं कि आज की कार्रवाई तो हम चलने ही नहीं देंगे, जबकि उस एक सत्र पे करोड़ों रुपए खर्च हुआ है। और वो किसका पैसा है? वो सब जनता का पैसा है वो।
तो इसमें कितनी महत्वपूर्ण बातें हैं कि सरकार पर नियंत्रण कैसे है। बिल्कुल सरकार पे नियंत्रण है, क्योंकि वो जो भी सत्र वगैरह है तो उसमें सामने वाले तैयार बैठे रहते हैं कि भैया तुम्हारे काम में कोई कमी होगी तो हम आपसे सवाल पूछ पूछ के और जो है आपसे अपना जवाब मांगेंगे। तो कार्यपालिका जो है इस पर नियंत्रण कौन है? विधानसभा। क्योंकि जिस मंत्री परिषद में अलग अलग मंत्री होंगे, किसी भी डिपार्टमेंट का कोई भी कार्य है तो उसकी जवाबदेही उस मंत्री से पूछा जाएगा कि बताओ भाई साहब, आपके ये इस डिपार्टमेंट में ये घटना हुई, क्यों हुई? तो उसको स्पष्टीकरण देना पड़ता है। निर्वाचन कार्य, विधानसभा के सदस्य अर्थात विधायक निर्वाचन मंडल के सदस्य भी हैं। वे राष्ट्रपति और राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव में भाग लेते हैं। वे सदन के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन भी करते हैं। तो जो विधायक होते हैं, क्या वो निर्वाचक कार्य भी करते हैं निर्वाचन के? बिल्कुल करते हैं। जब राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है तो वहां आप पढ़ते हैं कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेता है। तो लोकसभा और राज्यसभा, और उसमें भी जैसे मान लीजिए जिनको राष्ट्रपति अपॉइंट वगैरह करता है वो लोग भाग नहीं लेते, उसमें भी डिफरेंस होता है। सारे नहीं ले सकते कि साहब बस ठीक है सीधे सब ले लेंगे, नहीं। जिनको राष्ट्रपति नियुक्त करता है वो भाग नहीं लेंगे, वो क्योंकि उनको वो नियुक्त कर रहा है। तो विधानसभाएं जो है, तो विधानसभाओं के जो सदस्य हैं वो राष्ट्रपति और राज्यसभा के जो भी सदस्यों के चुनाव होते हैं तो उसमें भाग लेते हैं, और सदन के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का भी निर्वाचन करते हैं। विधान परिषद का गठन और शक्तियां। अब जो मैंने आपको दूसरा सदन बताया था, विधान परिषद राज्य व्यवस्थापिका का दूसरा सदन होता है। यह एक स्थायी सदन है। जैसे राज्यसभा एक स्थायी सदन है, वैसे विधान परिषद भी एक स्थायी सदन होगा। इसका विघटन नहीं हो सकता। इसमें 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति पर निवृत्त हो जाते हैं। 1/3 जो सदस्य हैं वो प्रत्येक 2 वर्ष बाद में वो सेवानिवृत्त हो जाएंगे। विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कम से कम 40 होती है। वे सदस्य स्थानीय स्वशासन की इकाइयों, शिक्षकों और विश्वविद्यालय स्नातकों के प्रतिनिधि होते हैं। तो ये चीजें हैं। बाकी देखिए मैं मेन चीज आपको बता दी, जो व्यवहार के अंदर भी जो देखा जाता है, दूसरी जो विधान परिषदें हैं आप उनको देख लीजिएगा, दूसरे स्टेट की जो है, जिनको विधानसभा में एंट्री नहीं, क्योंकि सीट तो 200 ही है एमएलए की। अब जिसकी एंट्री इसमें नहीं हो सकती, एक बैकडोर एंट्री का तरीका है विधान परिषद। कुछ नहीं है, जनता का फालतू पैसा, जनता का जो पैसा है ईमानदारी का, उसको फालतू व्यय करने का एक तरीका है ये। और बैकडोर एंट्री का तरीका है जिसको इधर जगह नहीं मिली, अच्छा चलो ऐसा करो तुमको विधान परिषद में तो हम ले ही आएंगे। अब कौन आएंगे? शिक्षकों, विद्यालय, विधान, ये स्थानीय स्वशासन इकाइयों के शिक्षकों और विश्वविद्यालय स्नातकों के प्रतिनिधि। ये आएंगे कौन? ये आएंगे कौन? वही जो ये चाहेंगे। तो मैं तो जो प्रैक्टिकल है वो आपको बताया है, जो व्यवहार में है। तो फालतू खर्चा है, इसको नहीं बनाए, वो ज्यादा बेटर है। बिना मतलब में करोड़ों रुपए का खर्चा जनता का सीधा इनमें खर्च होगा। विधान परिषद साधारण विधेयक पर संशोधन प्रस्ताव पारित कर सकती है, और संशोधन प्रस्तावित कर सकती है, और अनुमोदन की प्रक्रिया को विलंबित कर सकती है। भाई थोड़े दिन, 2 दिन और रोक लेगी। धन विधेयक परिषद द्वारा प्रस्तुत किया नहीं जा सकता। विधान परिषद बहस और प्रश्नों द्वारा मंत्रिमंडल के सदस्यों पर नियंत्रण रख सकती है। ये नियंत्रण की सब बातें हैं और कुछ नहीं है। वर्तमान में राजस्थान राज्य में विधान परिषद विद्यमान नहीं है, लेकिन भविष्य में हो जाएगी। तो आपको तो एग्जाम के अकॉर्डिंग ध्यान में रखना है कि क्या क्या कर सकती है। तो ये चीज है विधान परिषद का गठन और शक्तियां। न्यायपालिका, देश के विभिन्न स्तरों पर मौजूद न्यायालयों को सामूहिक रूप से न्यायपालिका कहा जाता है, जुडिशरी। न्यायपालिका विधायिका और कार्यपालिका से स्वतंत्र संस्था होती है, यानी विधायिका और कार्यपालिका से स्वतंत्र होती है न्यायपालिका। भारतीय न्यायपालिका का सर्वोच्च न्यायालय कौन है? सुप्रीम कोर्ट जो है वो कहाँ है? दिल्ली में। राज्यों की सबसे बड़ी अदालत जो है वो उच्च न्यायालय होती है। राजस्थान का उच्च न्यायालय जोधपुर में स्थित है। इसकी एक पीठ कहां पर है? जयपुर में। ये पहले मैंने आपको कई बार बता चुका हूं। हाईकोर्ट तो जोधपुर में है, उसके एक ब्रांच कहां पर है? जयपुर में। सीजे साहब जो हैं चीफ जस्टिस, 15 दिन, अभी तो उनको भी क्या हो गया था, जो राजस्थान के हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं उनको कोरोना हो गया था, तो 15 दिन वो जोधपुर बैठते हैं और 15 दिन कहां बैठते हैं? जयपुर। उच्च न्यायालय राज्य के न्यायिक प्रशासन को नियंत्रित करता है। उसके अधीन जिला और स्थानीय न्यायालय होते हैं।
उच्च न्यायालय इनमें से किसी भी विवाद की सुनवाई कर सकता है। किसकी? राज्य के नागरिकों के बीच का विवाद, नागरिक और सरकार के बीच का विवाद, अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध अपील। अब जैसे मान लीजिए मुंसिफ कोर्ट है, एसीजेएम कोर्ट होती है, एडीजे कोर्ट होता है, उनमें किसी मामले को किसी को लेकर के कोई दिक्कत हो तो वो अपने से ऊपर वाला जो न्यायालय है उसमें अपील कर सकता है। तो सबसे ऊपर देश का सर्वोच्च न्यायालय कौन सा है? सुप्रीम कोर्ट, वो नई दिल्ली में है। फिर इसके अंडर में जो अलग अलग राज्य हैं उन अलग अलग राज्यों में अलग अलग हाई कोर्ट हैं। हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट आप जैसे राजस्थान हाई कोर्ट है, हेड ऑफिस इसका कहां है? जोधपुर, और ब्रांच कहां है? जयपुर। और फिर अलग अलग जिलों में जो जिला जज होता है एक, जो कि जिले का हेड के रूप में वैसे होता है, तो वो फिर कंट्रोल करता है उस जिले के सभी कोर्ट को। मतलब वो एक प्रकार से उनका हेड होता है, वो जब चाहे किसी भी कोर्ट को चेक कर सकता है, किसी भी कोर्ट में जा सकता है, तो एक मॉनिटर तरह से होता है। तो ये एक सिस्टम है। संघ राज्य क्षेत्र, भारतीय गणराज्य की वह इकाई जो सीधे केंद्र सरकार द्वारा प्रशासित है। संघ राज्य क्षेत्र में से यूटी। आहूत करना मतलब बैठक बुलाना। मैंने आपको ऊपर आहूत वर्ड आया तो वहां बताया था कि मैं आहूत का मतलब होता है बुलाना, तो बैठक बुलाता है। राज्य की सरकार का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? क्या मुख्यमंत्री होता है, क्या प्रधानमंत्री होता है, राष्ट्रपति होता है, राज्यपाल होता है? राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या कितनी है? 250, 545, 66? नहीं, कितनी? 200। नेक्स्ट है, राज्य के मतदाता मतदान करते हैं किसमें? स्थानीय निकाय के चुनाव में करते हैं, विधानसभा के चुनाव में करते हैं, लोकसभा के चुनाव में करते हैं, तीनों में करते हैं। बिल्कुल सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, तीनों में ही। अब आगे जो है ये आपको लिखना है इसमें कि राज्य के मंत्रिपरिषद का मुखिया कौन होता है, यह आपको लिखना है। मंत्री की सहायता के लिए विभाग में कौन होते हैं? राज्य की विधायिका, राजस्थान की विधायिका कितनी सदनात्मक है? अभी राजस्थान का उच्च न्यायालय कहां है, यह आपको बताना है। बाकी मैचिंग करने वाले हैं प्रतिशत, प्रतिरक्षा, बैंकिंग, संचार, तो ये किसके हैं? ये संघ सूची के। पुलिस वाले ये पुलिस वाले किसके हैं? राज्य सूची के। ये बैंकिंग वाले संघ, पुलिस कृषि वाले राज्य सूची के, और शिक्षा ये वाले किसके हैं? समवर्ती सूची के। तो इस प्रकार से है ये। फिर एक और मिलान करने वाला है, हाई कोर्ट। हाई कोर्ट तो ले जाओ न्यायपालिका, विधानसभा, विधायिका, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद कार्यपालिका। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है, और 100% है कि इस चैप्टर में से आपको बहुत क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे। और जैसे जैसे क्लास बढ़ती जाएगी इनमें कंटेंट और साफ होता जाएगा और क्लियर होता जाएगा और कंटेंट बढ़ेगा। तो इनमें तो आपको बेसिक चीजें समझा दी सारी, कौन कैसा आता है, जैसे इसमें विधायिका में कौन आता है, कार्यपालिका में कौन आता है, न्यायपालिका में कौन आता है, संवैधानिक मुखिया कौन होता है, किसके नाम से कार्य किए जाते हैं, कर्ता कौन है, कौन किसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो वेरी वेरी मोस्ट चैप्टर में से था राज्य सरकार का टॉपिक। तो आज की क्लास में इतना ही, और वीडियो को लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।